देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है। दुख का माहौल है, आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर जो होता है वो शायद आपके होश उड़ा दे। परिवार के लोग अपने प्रियजन के शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को खाने की तैयारी करते हैं। ये कोई नफरत या क्रूरता का काम नहीं है, बल्कि यह उनकी मोहब्बत, उनके सम्मान और उनके दुख जताने का एक अनोखा तरीका है। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म का नहीं, बल्कि पापुआ न्यू गिनी के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाली फोर जनजाति की सच्ची कहानी का एक हिस्सा है। एक ऐसी प्रथा जो प्यार से शुरू हुई, लेकिन जिसका अंत खौफनाक था। यह प्रथा, जिसे एंडोकैनिबलिज्म कहा जाता है, बाहर की दुनिया के लिए बहुत ही अजीब और डरावनी लग सकती है। हम और आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फोर लोगों के लिए यह अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करने और उन्हें अपने अंदर हमेशा जिंदा रखने का एक तरीका था। उनका मानना था कि जब वे अपने प्रियजन के शरीर का सेवन करते हैं, तो उनकी आत्मा, उनकी बुद्धि और उनकी ताकत उनके साथ जुड़ जाती है। यह एक तरह से उन्हें अमर बनाने जैसा था, यह सुनिश्चित करना कि वे कभी भी पूरी तरह से उनसे दूर न हो। यह एक ऐसा बंधन था जो मौत के बाद भी उन्हें जोड़े रखता था, एक रस्म जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इस अंतिम संस्कार की रस्म में हर किसी की अपनी भूमिका होती थी। महिलाएं और बच्चे इस रस्म का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे। वे अपने प्रियजनों के शरीर को तैयार करती थी और फिर उसका सेवन करती थी। विशेष रूप से दिमाग को सबसे कीमती हिस्सा माना जाता था। उनका मानना था कि दिमाग खाने से मृतक की सारी यादें और ज्ञान जीवित व्यक्ति में समा जाता है। यह उनके लिए सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव था। वे अपने प्रियजनों को मिट्टी में दफन करके या जलाकर खत्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए संजोना चाहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अलग अलग संस्कृतियों में प्यार और सम्मान जताने के तरीके कितने भिन्न हो सकते हैं। जो हमें और आपको गलत या भयानक लग सकता है, वह किसी और के लिए सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक हो सकता है। फोर जनजाति की यह कहानी सिर्फ एक खौफनाक प्रथा के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं, परंपराओं और उनके अनजाने परिणामों की एक गहरी दास्तान है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक प्यार भरी रस्म अनजाने में एक पूरे समुदाय के लिए विनाश का कारण बन गई। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देवियों और सज्जनों, चलिए अब हम चलते हैं पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी हाईलैंड्स के घने और रहस्यमयी जंगलों में। यहीं पर फोर नाम की एक जनजाति बस्ती थी जो दुनिया से लगभग कटी हुई थी। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था और उनकी अपनी अनोखी परंपराएं और मान्यताएं थीं। इन्हीं परंपराओं में से एक थी एंडोकैनिबलिज्म, यानी अपने ही समुदाय के मृत लोगों के शरीर का सेवन करना। यह प्रथा उनकी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो उनके जीने और मरने के तरीके को परिभाषित करती थी। यह उनके लिए कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जो जीवन और मृत्यु के चक्र को एक नया अर्थ देती थी। फोर लोगों का मानना था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को यूं ही छोड़ दिया देना उसका अपमान करने जैसा है। वे नहीं चाहते थे कि कीड़े मकोड़े या मिट्टी उनके प्रियजनों के शरीर को नष्ट करे। इसके बजाय वे अपने प्रियजनों की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहते थे, ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। ये रस्म दुख और शोक मनाने का उनका अपना तरीका था। जब कोई मर जाता तो परिवार की महिलाएं मृतक के शरीर को पकाती थीं और फिर उसे परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में बांट दिया जाता था। यह एक तरह का अंतिम भोज था, जिसमें मृतक भी प्रतीकात्मक रूप से शामिल होता था। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित होती थी। आमतौर पर महिलाएं और बच्चे ही इस रस्म में हिस्सा लेते थे। वे मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर मस्तिष्क का सेवन करते थे। पुरुषों का मानना था कि इंसानी मांस खाना उन्हें लड़ाई के दौरान कमजोर बना सकता है, इसलिए वे अक्सर इस रस्म से दूर रहते थे। महिलाओं के लिए यह अपने पति, भाई या बच्चों के प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का एक तरीका था।
वे मानती थीं कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और वह भटकती नहीं है। यह उनके समाज का एक अटूट नियम बन चुका था। यह अनोखी परंपरा दशकों तक, शायद सदियों तक, बिना किसी समस्या के चलती रही। यह उनके सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग थी। इसने उनके समुदाय को एक साथ बांधे रखा और उन्हें मृत्यु के भय से लड़ने की एक मनोवैज्ञानिक शक्ति दी। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी यह प्यारी और सम्मानजनक प्रथा धीरे धीरे एक खामोश और घातक दुश्मन को जन्म दे रही थी। एक ऐसा दुश्मन जो उनके दिमाग में छिपकर बैठा था और एक दिन पूरे समुदाय को विनाश के कगार पर लाकर खड़िड्डा कर देगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी परंपराएं भी अनजाने में सबसे बड़े खतरों को जन्म दे सकती हैं। 20वीं सदी के मध्य में फोरे समुदाय में एक अजीब और डरावनी बीमारी फैलने लगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक कुछ लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में अजीब लक्षण दिखाई देने लगे। इसकी शुरुआत हल्के कंपकंपी से होती थी। उनके हाथ और पैर बिना किसी वजह के कांपने लगते, जैसे उन्हें ठंड लग रही हो। शुरुआत में लोगों ने इसे कोई सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह शायद किसी बुरी आत्मा का साया है या कोई जादू टोना है। लेकिन धीरे धीरे यह कंपकंपी बढ़ने लगी और इसने एक भयानक रूप ले लिया जिसने पूरे समुदाय में खौफ पैदा कर दिया। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, लक्षण और भी गंभीर होते गए। पीड़ित व्यक्ति अपना संतुलन खोने लगता था, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता, वे लड़खड़ा कर गिरने लगते, उनकी बोली लड़खड़ाने लगती और वे ठीक से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बीमारी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला लक्षण था बेकाबू हंसी। पीड़ित व्यक्ति अचानक बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसने लगता था। ये कोई खुशी की हंसी नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक और भयावह हंसी थी जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसी वजह से इस बीमारी को स्थानीय लोग कुरु कहने लगे, जिसका मतलब होता है कांपना या डर से कांपना। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती थी। अंत में पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से लाचार हो जाता था। वे न तो चल सकते थे, न बोल सकते थे और न ही खुद से खाना खा सकते थे। उनका शरीर पूरी तरह से अकदेच जाता था और वे बस बिस्तर पर पड्डे रहते थे। इस भयानक पीड़ा के कुछ महीनों या एक साल के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती थी। सबसे चिंता की बात यह थी कि यह बीमारी मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को ही अपना शिकार बना रही थी। पुरुष इससे लगभग अछूते थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, एक ऐसी पहेली जिसने फोर समुदाय को असहाय और भयभीत कर दिया था। गांव के गांव इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आने लगे। कई परिवारों में सभी महिलाएं और बच्चे एक एक करके मरने लगे और घर में सिर्फ पुरुष ही बचे रह गए। कुछ गांवों में तो महिलाओं की संख्या इतनी कम हो गई कि वहां का सामाजिक संतुलन ही बिगड़ गया। फोर लोगों ने अपनी परंपराओं के अनुसार इसे जादू टोना मानकर कई अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मौत का यह खौफनाक नाच लगातार जारी रहा। वे नहीं जानते थे कि इस विनाश का कारण उनकी अपनी सबसे प्रिय परंपरा में ही छिपा हुआ है, एक ऐसा सच जो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला था। जब फोर जनजाति के बीच कुरु बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी थी, तो इसकी खबर धीरे धीरे बाहरी दुनिया तक पहुंचने लगी। 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी और ईसाई मिशनरी जो पापुआ न्यू गिनी के इस दूर दराज के इलाके में काम कर रहे थे, उन्होंने इस अजीब बीमारी को पहली बार देखा। उन्होंने देखा कि कैसे हंसते हंसते लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। ये इतना अजीब और भयानक था कि उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को दी। जल्द ही दुनिया भर के रिसर्चर्स यानी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का ध्यान इस रहस्यमयी बीमारी की ओर आकर्षित हुआ। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह कौन सी बला है जो सिर्फ एक खास जनजाति की महिलाओं और बच्चों को ही अपना शिकार बना रही है। वैज्ञानिकों की टीमें फौरी लोगों के गांवों में पहुंची। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल एक अज्ञात बीमारी का सामना करना था, बल्कि एक ऐसी संस्कृति को भी समझना था जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी।
अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लटन गैडुसेक ने इस मामले में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने सालों तक 4 लोगों के बीच रहकर इस बीमारी का अध्ययन किया। उन्होंने मरीजों के खून के नमूने लिए, उनके दिमाग के ऊतकों की जांच की और उनके रहन सहन और परंपराओं को बहुत करीब से देखा। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह शायद किसी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है, या फिर यह कोई आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। लेकिन उनकी सारी शुरुआती धारणाएं गलत साबित हुईं। कुरु किसी भी झात वायरस, बैक्टीरिया या जेनेटिक पैटर्न से मेल नहीं खाती थी। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी। उन्होंने पाया कि यह बीमारी संक्रामक थी, लेकिन यह कैसे फैल रही थी, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। गैडुसेक और उनकी टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन किया। यह बीमारी केवल उन्हीं परिवारों में फैल रही थी जो अपने मृतकों को खाने की परंपरा का पालन कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि पुरुष इस बीमारी से लगभग सुरक्षित थे, जबकि महिलाएं और बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे थे। यहीं से उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने 4 लोगों की अंतिम संस्कार की रस्मों का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि महिलाएं और बच्चे ही मुख्य रूप से मृतक के शरीर, खासकर दिमाग का सेवन करते थे। पुरुषों को इस रस्म में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ये खोज एक बद्धा मोद्ध साबित हुई। वैज्ञानिकों को अब यकीन हो गया था कि इस बीमारी का संबंध सीधे तौर पर इंसानी दिमाग को खाने की प्रथा से है। लेकिन असली अपराधी कौन था? वह क्या चीज थी जो दिमाग में छिपकर मौत बांट रही थी? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था, और जब यह जवाब मिला तो उसने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। देवियों और सज्जनों, कुरु की पहेली को सुलझाने की कुंजी 4 लोगों की परंपरा में ही छिपी थी, लेकिन असली अपराधी को पहचानने में विज्ञान को कई साल लग गए। डॉक्टर कार्लटन गैडुसेक और अन्य वैज्ञानिकों को यह तो पता चल गया था कि यह बीमारी इंसानी दिमाग खाने से फैल रही है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि दिमाग में ऐसा क्या है जो इतना घातक है। उन्होंने संक्रमित दिमाग के ऊतकों को प्रयोगशाला में चिंपैंजी के दिमाग में इंजेक्ट किया। महीनों और सालों के इंतजार के बाद उन चिंपैंजियों में भी कुरु जैसे ही लक्षण दिखाई देने लगे। इससे यह तो साबित हो गया कि यह बीमारी संक्रामक है, लेकिन इसका कारक अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य से पर्दा उठाया एक और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्टैनली प्रूसिनर ने। उन्होंने एक क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि कुरु जैसी बीमारियां न तो वायरस से होती हैं, न बैक्टीरिया से, और न ही किसी अन्य ज्ञात रोगाणु से। इसका कारण एक बिल्कुल ही नई चीज है जिसे उन्होंने प्रायण नाम दिया। प्रायण प्रोटीन का ही एक असामान्य और गलत तरीके से मुद्दा हुआ रूप है। ये कोई जीवित जीव नहीं है, लेकिन ये शरीर में प्रवेश करने के बाद सामान्य प्रोटीन को भी अपने जैसे खराब रूप में बदलने की क्षमता रखता है। इसे सरल शब्दों में समझिए। हमारे दिमाग में सामान्य प्रोटीन होते हैं जो अपना काम करते हैं, लेकिन जब एक खराब प्रायण प्रोटीन दिमाग में पहुंचता है तो वह एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। वह अच्छे प्रोटीनों को छूकर उन्हें भी खराब प्रायण में बदल देता है। धीरे धीरे इन खराब प्रोटीनों का जमावड़ा दिमाग में बढ़ने लगता है। ये दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे दिमाग में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और दिमाग एक स्पंज जैसा दिखने लगता है। यही वजह है कि कुरु के मरीजों का दिमाग काम करना बंद कर देता था और उनमें कंपकंपी, संतुलन खोने और बेकाबू हंसी जैसे लक्षण दिखाई देते थे। यह खोज मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि 4 जनजाति की महिलाएं और बच्चे जब किसी कुरु से संक्रमित व्यक्ति का दिमाग खाते थे तो यह घातक प्रायण उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था। फिर यह प्रायण धीरे धीरे उनके दिमाग पर हमला करता था। इस बीमारी की एक और डरावनी बात यह थी कि इसके लक्षण दिखने में सालों, यहाँ तक कि दशकों लग सकते थे। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति बचपन में संक्रमित हो सकता था और उसे 30 या 40 साल की उम्र में जाकर यह बीमारी हो सकती थी। इस खोज के लिए डॉक्टर प्रूसिनर को बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि कुरु बीमारी का सीधा संबंध इंसानी दिमाग खाने की प्रथा से है,
ऑस्ट्रेलियाई सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने फोर समुदाय के लोगों को समझाया कि उनकी यह प्रिय परंपरा ही उनकी मौत का कारण बन रही है। शुरुआत में फोर लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। यह उनकी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा एक गहरा रिवाज था। इसे छोड़ना उनके लिए अपने प्रियजनों का अपमान करने जैसा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों को मरते देखा तो धीरे धीरे वे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे। 1950 के दशक के अंत तक सरकार ने इस प्रथा पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मिशनरियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने फोर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने अंतिम संस्कार के नए और सुरक्षित तरीके जैसे दफनाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे फोर समुदाय ने अपनी सदियों पुरानी परंपरा को छोड़ दिया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल बदलाव था, लेकिन यह उनके अस्तित्व के लिए जरूरी था। उन्होंने समझा कि अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपनी एक परंपरा का बलिदान देना होगा। यह एक पीड़ादायक लेकिन आवश्यक निर्णय था। इस प्रथा पर रोक लगने के बाद कुरू के नए मामले आने लगभग बंद हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बीमारी के प्रायण दशकों तक शरीर में छिपे रह सकते हैं। इसलिए प्रतिबंध लगने के कई सालों बाद भी कुरू के कुछ मामले सामने आते रहे। ये वे लोग थे जो बचपन में इस प्रथा पर रोक लगने से पहले ही संक्रमित हो चुके थे। वैज्ञानिक और डॉक्टर दशकों तक इस समुदाय पर नजर रखते रहे, यह देखने के लिए कि क्या यह बीमारी पूरी तरह से खत्म हुई है या नहीं। हर नया मामला एक दुखद याद दिलाता था कि यह खामोश दुश्मन अभी भी उनके बीच मौजूद है। आखिरकार सालों के लंबे इंतजार के बाद कुरू का आखिरी झांक मरीज 2005 में दर्ज किया गया और 2009 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आज फोर जनजाति कुरू के खौफनाक साए से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विज्ञान और संस्कृति का टकराव हो सकता है और कैसे समझदारी और बदलाव से जीवन को बचाया जा सकता है। ये कहानी प्यार, परंपरा, विज्ञान और अस्तित्व की एक असाधारण दास्तान है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी सबसे गहरी मान्यताएं भी अनजाने में सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। फोर लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन अंत में उन्होंने जिंदगी को चुना।